नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ा था, भाई क्या होता है, किन किन वैज्ञानिकों ने उसको समझने में हमारी सहायता की है। ठीक है, उसके मुख्य कारण क्या हैं जो हैं ऑगस्टीन कुलाम ने बताए थे, उनका भी हमने जानकारी ले ली थी। तो आइए उसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या है वो। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले घर्षण के बारे में बता दिया था। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है या चलने की कोशिश करती है तो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। उसके बाद हमने घर्षण के कारण भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमने देख लिया था कल इसका इतिहास क्या क्या है, हिस्ट्री, भाई किन किन साइंटिस्टों ने इसको समझने में हमारी सहायता की है। ठीक है, उसके बाद ऑगस्टीन कुलाम के घर्षण के चार मुख्य कारण ये भी हमने देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखना कि घर्षण के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम घर्षण के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा स्थैतिक, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। जब वस्तु चल नहीं रही होती है, जब गति में नहीं होती है, उस दौरान जो घर्षण बल लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक बल, घर्षण बल कहते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये है भाई, ये 50 kg की 50 किलोग्राम भार की कोई वस्तु रखी है। जब तक हम इस पे 50 किलो भार से 50 न्यूटन फोर्स बल ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे हमने 40 किलो का लगभग भार लगाया, इस पे बल लगाया, तो ये इसका मतलब खिसकेगी नहीं, लेकिन हम तो बल लगा रहे हैं। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम 50 किलो के बराबर नहीं लगाएंगे, 50 किलो से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं लगाएंगे, तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। जैसे हमने 45 लगाया, जब 20 ने एडजस्ट कर लिया, ये अपनी जगह से नहीं खिसकी। 45, 50, 49 लगाया तब भी नहीं, 50 लगाएंगे तब ये बराबर होगी। 50 से जस्ट थोड़ा सा भी ऊपर लगाएंगे, ये चल पड़ेगी। तो ऐसे घर्षण को हम स्थैतिक कहते हैं, जो उसकी स्थिति के कारण जब वो आराम में होती है, विराम अवस्था में होती है, तब लगता है। उसके बाद होता है सीमांत घर्षण। जैसे कि मैंने बताया कि जब ये 50 kg का है, ठीक है, यहाँ पे जैसे 49 है तो भी ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। जैसे हमने 50 लगाया, ठीक है, तो इसके बराबर है। इसका मतलब अगर हम 50 से ज़्यादा बल लगाएंगे, ठीक है, 50 किलो से ज़्यादा बल लगाएंगे, तो ये अपनी जगह को क्या है, छोड़ने की जस्ट तैयार है, रेडी है। ठीक है, जैसे ही हमने 50 पॉइंट चाहे 1 भी किया तो ये अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगी। उस दौरान जो घर्षण लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। मतलब कि भाई इस सीमा से ऊपर लगाती ही वस्तु अपनी स्थिति बदल लेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इसको हम भाई F K से काइनेटिक स्थैतिक है, ठीक है, S से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे, FS से। ठीक है, स्टैटिक है तो हम इसको FS से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्शन है, उतना लगते ही वस्तु अपनी स्थिति बदल लेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये लिमिटिंग है, तो ये इस स्थैतिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्या, FS ग्रेटर देन हमेशा 0 रहेगा और लेस देन क्या रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा, सीमांत घर्षण से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस इक्वेशन को पूछ भी ले। ठीक है, उसके बाद में गतिक फ्रिक्शन, जैसे कि हमारा थमिस्टिस ने बताया था कि जब वस्तु गतिमान है तो उस दौरान हमें कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। जब वस्तु स्थिर है तो उस समय हमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगाने की जरूरत होती है। और जब सीमांत घर्षण की बात करें कि जब ऐसा बल जो वस्तु पर लगे और वस्तु को बदल दे, स्थिति को बदल दे, उसको हम सीमांत घर्षण कहते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इसी घर्षण की वैल्यू होती है, घर्षण बल की वैल्यू होती है। तो ये हमने पढ़ लिया कि घर्षण के प्रकार क्या क्या हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, सीमांत घर्षण की होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं घर्षण के नियम क्या हैं।
ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखना है कि अभिलंब प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है। तो एक वस्तु जो किसी सतह पे रखी होती है वो उस सतह पे क्या लगाती है, अपना फोर्स लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वस्तु का भार जो है mg, वेट को हमें पता है mg में लिखते हैं, लेकिन ये सतह भी क्या करेगी, इस वस्तु को समान बल से ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करेगी, ठीक है। जिस बल से ये उसको ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करेगी उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसको हम R से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, उसी बल से धकेलने की कोशिश करती है। इसका मतलब जो है हम mg और r को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल वस्तु इस दिशा में गति कर रही है तो फ्रिक्शन बल जो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। फ्रिक्शन बल जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होया कि जो ये F है, इसका मतलब इस रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ये कितनी लग रही है नीचे, तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, R के, ठीक है। ये हमने लेसन यहाँ से निकाल लिया क्योंकि इसकी ये प्रकृति पे निर्भर करेगी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर मैं इस नियतांक यहाँ पे इसको हटाने की कोशिश करूँगा तो ये इक्वल टू आ जाएगा म्यू R, और म्यू जो है वो क्या है, घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक, ठीक है, जिसकी वैल्यू वस्तु के सरफेस पे निर्भर करती है, उसकी सतह पे निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है ये हमने देखा कि जब वस्तु जो है क्षैतिज पे हो, धरातल पे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है सरफेस के रखी हो, ठीक है। अब ले लेते हैं हम, जब वस्तु जो है इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है, झुके हुए तल पे रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, झुका हुआ तल है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई ये रिएक्शन होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो है वेट काम करेगा। लेकिन क्या कभी हम एक धागे से कोई वेट ऐसे बांध के रखेंगे, क्या ऐसे रहेगा, नहीं, वो हमेशा वर्टिकल पोजीशन में, ऊर्ध्व पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, स्थिति में आने की कोशिश करेगा। तो जो एक्चुअल में जो है इसकी स्थिति होगी वो क्या होगी, जस्ट इसके वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो अब हमने घर्षण कोण की बात करें, वो किसके साथ बनता है, इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ हमेशा बनेगा। तो ये नीचे आ रही है, ये बताया था हमने, इसके इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं हम, ये क्या है, थीटा है। क्या है, ये थीटा है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमने ये चीज़ निकालनी कि भी ये क्या है, ठीक है, ये चीज़ क्या है। तो हम इसके पैरेलल में एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, इसको निकालने के लिए। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये निकालनी है, मान लो P निकालनी है, हमारे पास दिया हुआ क्या है, क्योंकि ये तो क्या है, mg है इधर, ये क्या लग रहा है, mg। तो यहाँ से ये गिवन है, तो गिवन वाली को नीचे लेंगे mg, ठीक है, P बाई mg। तो परपेंडिकुलर बाई करण, ये सबसे बड़ी भुजा होगी करण, ये क्या होता है, साइन थीटा। तो ये P क्या आ जाएगा भैया, mg साइन थीटा। तो इसको दो घटकों में तोड़ लेंगे, ये क्या आ गया, P इक्वल टू mg साइन थीटा, ये आ गया। इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। अब मेरे को ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा। क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा, क्योंकि आधार बटे करण कोस थीटा होता है, तो ये mg कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से f हमें पता है क्या होता है, f म्यू r, और म्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, f बाई r। तो यहाँ पे जो है अगर वस्तु आगे की ओर गति कर रही है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन ये है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg साइन थीटा बटे में
आर क्या है, आर, अब इसकी ये जो आर है इस कोस थीटा वाली टर्म के बराबर होगा, कोस थीटा वाली टर्म के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा mg कोस थीटा जो हमने निकाला था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा जो कि होता है हमारा टेंजेंट थीटा। इसका मतलब जो हमारा घर्षण गुणांक होता है वो जो हमारे घर्षण कोण के टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हम म्यू की वैल्यू, घर्षण गुणांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप इसको क्या करोगे, नोट करोगे, और जो ये चीज़ हमने निकाली थी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब भी हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे तो इसको जरूरी काम में लेंगे, और ये फार्मूला भी आपने ध्यान रखना, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।